हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो जो भी लोग मतलब टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पूरा वीडियो इन द सेंस बहुत लंबा यहाँ पे वीडियो नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे 5 से 6 मिनट में ये वीडियो पूरा फिनिश हो जाए। हो सकता है इससे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा, अगर मैं किसी का वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा छोटा हो तो ज़्यादा बेटर है, छोटे में जानकारी हो, कंसाइज वे में। तो यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं कि जो आपका सीडीपी होता है, जिसको पेडागोजी बोल लो, पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट बोल लो, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। क्योंकि आप अगर केवीएस की बात ले लो, आप डी ट्रिपल एस बी की बात ले लो, आप सुपर टेट की ही बात ले लो, उसमें भी भाई 30 नंबर में आपका यहाँ पे वेटेज रख रहा है। किसी भी एग्जाम्स की अगर हम बात करें, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। मतलब इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो स्कोरिंग भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा है। तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, और बता दें अगर हम आपको कि केवीएस और डी ट्रिपल एस बी वाले जो हैं कि उसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो मार्च अप्रैल में यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो बन रही है आपकी डी ट्रिपल एस बी की। क्योंकि यहाँ पे आपको जैसा कि पता है, जो अलग अलग इनके होते हैं, जैसे डीओई हो गया, एनडीएमसी हो गया, इन लोगों ने अपना अपना, जो एनडीएमसी ने नहीं भेजा है, बाकी डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो सब ने अपना अपना रिक्रूटमेंट भेज दिया है कि हमारे यहाँ पे कितनी जो है टीचर्स की यहाँ पे ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। डी ट्रिपल एस बी का आपको देखने को मिल जाएगा, और केवीएस का भी, यानी 2025 में, मतलब आपके टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो बीपीएससी मान लो, केवीएस मान लो, डी ट्रिपल एस बी मान लो, ऐसे एग्जाम्स होने हैं। और सुपर टेट की अगर बात करें तो सुपर टेट एग्ज़ाम तो नहीं होगा, टेट यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है। तो तैयारी यहाँ पे आपको करनी है। और सीडीपी जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसको हम कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, टेलीग्राम पे मैंने आपको बहुत सारे पीडीएफ्स भेजे हैं। नॉर्मली लोग खोल लेते हैं उसको, पर उनको लगता है कि ये यूज़ का नहीं है। जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पीडीएफ है, उनको मैंने यहाँ पे निकलवा के रखा है। सबको नहीं निकलवाया है, क्योंकि जहाँ पे मैं निकलवाने गई थी बहुत ज़्यादा वो रेट ले रहे थे इसके। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी वो सारे यहाँ पे मैंने जो नोट्स हैं वो निकलवा लिए हैं। और यहाँ पे एक दो सजेशन मैं आपको दूंगी, जो मुझे लगा कि भाई ये मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करें जैसे सीडीपी की, तो उसमें मैं मतलब एक सजेशन आपको दूंगी जो मुझे लग रहा है। एक होता है ना कि मैं कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है भाई ये चीज़ ऐसे करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं उसके बेस पे दे रही हूँ आपको कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी आपका जो पावलाव होते हैं, स्किनर होते हैं, थॉर्नडाइक होते हैं, इनके अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत हैं, इनको जितने अच्छे से, जैसे हम लोगों ने अभी जो टेट में पढ़ा है और जो अभी उसमें पढ़ा है डीएलएड में, वो आप मान के चलो हमने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जैसे डी डबल की बात करें, तो उसमें जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने क्या बताया, उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस जो बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ से डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ये प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा जा सकता है, हो सकता है सुपर टेट में भी आ सकता है। लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर बच्चे छटेंगे कैसे, तो क्या करते हैं, एग्जाम्स का जो पैटर्न है सेम रहता है, सिलेबस भी सेम रहता है, वो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसको बदल देते हैं कि अगर आपने इस सिद्धांत को सीखा है तो अगर उसी सिद्धांत को हम जो है जोड़ कर किसी नॉर्मल स्कूल से पूछ दें कि बच्चे में कैसे आप यूज़ करेंगे, स्कूल की जो टीचिंग प्रोसेस होती है स्कूल में आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, बच्चों में कैसे अप्लाई करेंगे। नॉर्मल कोई भी अगर आप बात करो सिद्धांत की, तो वो सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कुत्ते पे कर दिया ये आ जाएगा, चूहे पे कर दिया। उस सिद्धांत को आप नॉर्मल लाइफ में बच्चों के साथ और जो सेक्शन होती है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से, जब आप समझेंगे चीज़ों को बहुत अच्छे से, पूरा सिद्धांत आपके दिमाग में बैठा होगा तभी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे नॉर्मली अभी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं स्टार्टिंग की। मैं अगर बात करूँ जो डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं, या फिर जो अभी जिनका जल्दी में ही हुआ है, तो उनको ये दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने दिक्कतें फेस की हैं तो मुझे ये चीज़ें पता हैं। जैसे कि हमारा ये स्किनर का जो होता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नेम्स होते हैं इनको आपको इंग्लिश में पढ़ना है। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो सिर्फ आपको ये पढ़ना है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो आपका जो सिद्धांत पूरा है ये वाला। लेकिन अगर आप भाई हिंदी में इसको कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स में जो होता है इधर इंग्लिश लिखी होती है इधर हिंदी दी होती है, बोथ लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिट ये है, जैसे हिंदी में आप पढ़ोगे तो आपको नैमित्तिक अनुबंधन आ गया, क्रिया प्रसूत आ गया अनुबंधन, और भी जैसे कुछ और नाम लेके आ गया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज
कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ लिया तो सिर्फ आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब जैसे यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की मैंने बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पे सेम ऐसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। तो बस क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी बावलाव की है, और वो जो ये मैं बता रही हूँ ऑपरेंट वाला, ये स्किनर का है, जिसको हम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन हमने टेट में पढ़ा है, यूपी टेट में और डीएलएड में पढ़ा है, नैमित्तिक। बाकी इंग्लिश में पढ़ने से एक बेनिफिट ये होता है कि उसका इंग्लिश एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा वहाँ पे। उसके हिंदी में अलग अलग नाम हो जाते हैं, अलग अलग याद करो, फिर पता लगे जो हमने याद किया उसके अलावा कुछ और बनता हो वो उसमें डाल के दे दें, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि जैसे कंडीशनिंग वगैरह है, ठीक है, क्लासिकल कौन सी है और ऑपरेंट कौन सी है, तो इसको आप इंग्लिश में जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। जो ये नाम होते हैं ना, इनको आप इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में ही लिखो, नोट करो उसको। जब आप इंग्लिश में ही लिखोगे, हिंदी में लिख लो आप, लेकिन बार बार इंग्लिश में ही पढ़ो, तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब चीज़ें ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको अलग से रटने की ज़रूरत है, रट्टा 10th और 12th की तरह मारना है, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हैं ज़्यादातर यहाँ पे आप करो, जो नोट्स बनाओ आपके, जैसे मेरे नोट्स आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो बाकी आप हिंदी सॉरी हिंदी में तो इंग्लिश नहीं होगी, बाकी जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज, ये सारा आप हिंदी में करो। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप इंग्लिश में मतलब ज़्यादा जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड्स हैं उनको दिमाग में बिठा रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें रहेंगी। जैसे कि आपने वो देखा होगा एक समायोजन, मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है उसमें, यूपी टेट में बहुत मुझे कन्फ्यूज़न था, फिर मैंने उसको इंग्लिश में वो चीज़ें अपने दिमाग में बिठाई, तब जाके वो चीज़ें बैठी हुई थी। 2 चीज़ें थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा तो हो जाता है, याद तो नहीं आता है हिंदी में इंग्लिश में। हिंदी में मैंने इस बुक से पढ़ा था। आप लोग पूछ रहे थे ये वाली बुक का वो लिंक, तो लिंक नॉर्मली आप देख लो, इसको डाल दोगे आप वहाँ पे जाके तो ऑनलाइन दिख जाएगी आपको। बस अभी मैं दिखा रही हूँ, मैं हाँ यहीं पे था, और ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ से पढ़ी थी। जैसे कि हो गया ये अनुकूलन की बात यहाँ पे थी, ठीक है, अनुकूलन की बात थी, तो अनुकूलन यहाँ पे जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इस वाले जो आप चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अनुकूलन यहाँ पे 2 प्रकार से दिखाया गया है। एक होता है आत्मसातकरण, एक होता है समाविष्टीकरण, इसी को समायोजन भी बोल देते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा था। फिर मैंने जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वाला दोनों दिमाग में बिठाए कि एसिमिलेशन ये होता है, एकोमोडेशन ये होता है, ठीक है। अब आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण, समायोजन, अनुकूलन कभी कभी दे रखा होता है उस चीज़ का, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता था। फिर उसको इंग्लिश में जब चीज़ें करी तो वहाँ पे चीज़ें ईजी हो गई। इसलिए मैं, ये मेरा एक है ना कि खुद मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, ऐसा नहीं किसी ने बताया है कुछ, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि भाई इसका जो मैंने टेलीग्राम पे आपको भेजे हैं, आप एक बार खोल के उनको अच्छे से पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं आपको लगेगा ये क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है, आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसको आप निकलवा भी सकते हो, जैसे कि मैंने निकलवाया है, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा निकलवा लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा अगर दिखेगा तो उस पर नोट डाउन करते रहेंगे। तो वो बहुत यूज़फुल नोट्स हैं जो मैंने टेलीग्राम पर आपको भेजा है, CDP के जो PDFs मैंने भेजे हैं, और NCF भी शायद मैंने भेज दिया है, NEP भेज दिया है, और जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके यही जो इनके मनोवैज्ञानिकों के क्या होते हैं सिद्धांत वगैरह ये लोग बनाते हैं, वो वहाँ पे मैंने भेजा है। जो व्यवहारवादी लोग होते हैं, जैसे पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, इनके सिद्धांत मैंने वहाँ पे भेज दिए। तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कर लेंगे तो आपके लिए आगे चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बस यही कुछ बातें थी। बाकी जो एब्जॉर्ब करूँगी, जो लगेगा कि एक्सपीरियंस करूँगी, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और अच्छे से पढ़ते रहिए, वैकेंसी आपको देखने को जल्दी मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं 2025 में आपको जो है जॉब चाहिए इन द सेंस, अगर एग्जाम पे हो जाता है, आप यहाँ पे मिलाते हो, आपको लग रहा है कट ऑफ क्लियर हो रही है, तो भी माइंड बहुत सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छे से पढ़िए, और कुछ डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।